बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है मौजूद, तो वो उसको अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दूँ तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है। और एक नेक्स्ट टॉपिक मैं और भी देखूंगी जिसके अंदर हम जो है वो किसी एक इलेक्ट्रिक डायपोल को भी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख कर देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल भी जो है वो किस तरीके से बिहेव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो बारी बारी दोनों चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या ले लिया है, सबसे पहले मैंने एक पॉइंट चार्ज ले लिया और उसको मैं किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखना चाहती हूँ। तो अच्छा, मैं जो है वो हम लोग ये बात पहले से पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास कहीं भी दो चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते हैं या एक दूसरे को आपस में रिपेल करते हैं। जैसे ये दो चार्जेस हैं और दोनों जो है वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, और वो अगर स्टैटिक चार्जेस हैं तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, और आर जो है वो इन दोनों के दरमियान जो है वो डिस्टेंस होता है। तो अब ये जो है क्या करते हैं, अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देते हैं, यानी रीजन के अंदर कोई असर ऐसा डालते हैं कि जब इसके करीब कोई दूसरा चार्ज आ जाए, एक चार्ज अगर ये वन चार्ज है, तो अगर इसके करीब कोई दूसरा चार्ज आ जाए, इसकी फील्ड के अंदर आ जाए। ठीक है। ये क्या है, टेस्ट चार्ज Q2, और वो ये कहाँ चला गया, वो इसकी फील्ड के अंदर चला गया, यानी कि लिए उसके लिहाज से तो ये एक एक्सटर्नल फील्ड हो गई ना। एक तो इसकी अपनी फील्ड है और दूसरी किसी और की। तो इसके लिहाज से, टेस्ट चार्ज के लिहाज से, ये इस पॉइंट चार्ज की जो फील्ड है वो एक्सटर्नल फील्ड हो गई। तो हम ये चीज़ देख चुके हैं पहले भी कि अगर हम एक चार्ज को दूसरे चार्ज के करीब रखते हैं तो उसकी फील्ड जो है वो क्या असर डालती है टेस्ट चार्ज के ऊपर, वो उसके ऊपर फोर्स लगाती है, और वो फोर्स हम कैलकुलेट करते हैं इस तरीके से। और अगर हम चाहें तो हम जो है वो इस पूरे के पूरे सोर्स चार्ज को, इस सोर्स चार्ज को हम कह सकते हैं कि ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारा टेस्ट चार्ज है। ठीक है। Q2 यानी कि हमने Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है वो टेस्ट चार्ज Q2 को रखा है। सही। तो E1 कोई एक सोर्स चार्ज है और वो फील्ड क्रिएट कर रहा है, और हमने टेस्ट चार्ज Q2 को रखा हुआ है। तो फोर्स कौन फील करेगा, टेस्ट चार्ज फील करेगा। तो हम ये चीज़, ये सिचुएशन जो है वो हम थोड़ी सी पहले भी देख चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा डिटेल से और आज देखते हैं। हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर चार्जेस जो होते हैं वो रेस्ट में होते हैं, और जब एक दूसरे के करीब लेकर आते हैं, एक दूसरे के ऊपर वो फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्शन या रिपल्जन वो लगती है दूसरे के, एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स होती है। अच्छा, अब हमें बाय सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन ये बात मालूम है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगेगी, चाहे वो किसी भी तरह की हो फोर्स, तो वो बॉडी जो है ना वो हरकत करना शुरू कर देगी, और जिस बॉडी का कोई ना कोई मास भी हो तो वो हरकत करना शुरू कर देगी। अगर वो बहुत ज़्यादा हैवी है तो उसकी हरकत की मकदार कम होगी, और अगर वो हल्का फुल्का सा कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास निहायत ही कम है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन यानी उसके अंदर हरकत की मकदार बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा, अब हम इस फोर्स को, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं QE एक्सटर्नल। ठीक है। ये वाला फॉर्मूला, ये जो मैंने अभी बनाया है, इधर लिखा हुआ है F इज इक्वल टू QE। ठीक है। ये एग्जैक्ट ये वाला फॉर्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो किसके बराबर होती है, इसके बराबर। तो फोर्स किसके ऊपर लग रही होती है, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर लग रही होती है, और हमने उसको रखा कहाँ होता है, किसी भी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखा हुआ होता है। तो उसके नतीजे में क्या होगा, ये जो सोर्स चार्ज, ये जो टेस्ट चार्ज है हमारा, ये हरकत करना शुरू कर देगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए। और उसकी जो एक्सेलरेशन है हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं, अगर हम उसका चार्ज मालूम हो, अगर हमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मालूम हो, और अगर हमें उस चार्ज का मास मालूम हो, तो हम मालूम कर सकते हैं एक्सेलरेशन की मिकदार। अच्छा, ये जो इक्वेशन यहाँ से हमें नज़र आ रही है, ये बज़ाहिर सिंपल सी लग रही है, ये इतनी सिंपल सी नहीं है। यहाँ पर जो है ना वो एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर मैं यहाँ पर गौर से देखूँ तो मुझे ये बात मालूम है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि एक जो चार्ज प्रोड्यूस करता है अपने गिर्द, ये वेरी करती है इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ 1/r²।
इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इधर कम है, इधर कम है, इधर और कम है। तो अगर टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, लेट सपोज ये माइनस चार्ज है, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स महसूस करेगा और हरकत करना शुरू कर देगा, प्लस की तरफ वो खींचेगा। लेकिन जैसे ही वो खींच के इधर आया, उसके ऊपर फोर्स और बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत और बढ़ गई है, तो फोर्स और तेजी से लगेगी और इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, टेस्ट चार्ज, ये और तेजी से यानी और ज़्यादा तेजी से एक्सेलरेट करेगा। यहाँ पे फोर्स और बढ़ गई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ गई, यानी मुस्तकिल फोर्स चेंज होती चली जा रही है, और तेज और तेज और तेज फोर्स लगती चली जा रही है। ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इज़ अ फंक्शन ऑफ आर एंड एक्सेलरेशन इज़ अ फंक्शन ऑफ आर। लेकिन हम इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को अभी नहीं पढ़ते। हम जो है वो क्या करते हैं कि अभी हम सपोज कर लेते हैं कि हम ऐसी सिचुएशंस पढ़ें जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट हो। ठीक है, तो हम ऐसी सिचुएशंस को डील करेंगे जहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, ताकि ये हमारा फॉर्मूला जो है वो सिंपल हो जाए और हम इसी फॉर्मूले के ज़रिए आराम से टेस्ट चार्ज की मकदार मालूम कर सकें, हरकत की मकदार मालूम कर सकें। तो यहाँ पर जो है वो ये बात क्लियर हो गई कि ये फॉर्मूला हमें कब इस्तेमाल करना है, जब व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो, यूनिफॉर्म हो। व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। अच्छा, तो अभी जो कंक्लूजन है वो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, वो क्या कंक्लूजन है कि किसी भी अगर हम फ्री चार्ज को, टेस्ट चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो वो हरकत जो है वो करना शुरू कर देगा। या हम दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को हरकत करवाना चाहते हैं तो हमें उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखना पड़ेगा, और हम उसके अंदर मौजूद हरकत की मकदार यानी एक्सेलरेशन को किस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, बशर्त ये कि हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो, यूनिफॉर्म हो। अच्छा, ये चीज़ हमें पता चल गई कि अच्छा, अगर हम किसी भी चार्ज को एक्सेलरेट करवाना चाहें, हरकत करवाना चाहें, तो हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैंने और एक्सप्लेन की है, वो ये कि इस बात को जहन में हमें रखना पड़ेगा कि अगर हमारा जो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो वो एक्सिलरेट करता है यानी हरकत करता है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मिसाल के तौर पे ये देखें, एक प्लस चार्ज है, टेस्ट चार्ज मैं यहाँ पर लेकर आई, ये मेरा टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, लेट सपोज। तो इसकी जो प्लस, ये जो मेरा सोर्स चार्ज था, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, प्लस से बाहर की तरफ लाइंस ऑफ फोर्सेस बनती हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी इसकी एक्स की तरफ, फील्ड भी जो है वो मेरी एक्स डायरेक्शन में है इस जगह पर। तो हम ये देख सकते हैं कि जो ये टेस्ट चार्ज है वो कहाँ एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेशन की, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो सेम है, ठीक है, अलोंग है, पैरेलल है। लेकिन उसके बरक्स, अगर मेरा टेस्ट चार्ज जो है वो नेगेटिव है, तो फिर क्या होगा, वो क्या फिर उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन यहाँ से देखते हैं। अगर एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो एक्स डायरेक्शन में होगी। लेकिन हमें ये बात मालूम है कि प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये कहाँ हरकत करेगा, ये प्लस चार्ज की तरफ, तो इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, अपोजिट होगी। तो हम जो है वो यहाँ पर जब ये बात डिफाइन करते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका कोई ना कोई डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन इसका कौन सा वाला डायरेक्शन होगा, ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है, ये तो डायरेक्शन नहीं रखती, ये भी डायरेक्शन नहीं रखती, यकीनन वही डायरेक्शन होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चार्ज का साइन जो है वो उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर जो है वो चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सेलरेशन जो है वो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो यहाँ पे हम माइनस पुट करेंगे, तो एक्सेलरेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता चल जाएगा कि दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होते हैं। तो ये चीज़ जो है वो हमें पता चल गई कि अच्छा भाई, अगर हम इलेक्ट्रॉन को हरकत करवाना चाहेंगे तो हम
हम जो है ना वो हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हरकत करता है। और अगर हम पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन को हरकत करवाना चाहें तो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अच्छा ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की साथ साथ हरकत करेगा, उसके साथ साथ मूव करेगा। अच्छा, यहाँ पर जो है वो मैंने एक न्यूमेरिकल लिखा है। न्यूमेरिकल पढ़ते हैं कि न्यूमेरिकल क्या है, इसमें इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इस न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है कि हमारे पास एक ऑयल का ड्रॉप है लेकिन वो चार्ज है, ठीक है, वो न्यूट्रल नहीं है, वो चार्ज ऑयल ड्रॉप है जिसका रेडियस हमें गिवन है 2.76 माइक्रोमीटर एंड डेंसिटी, ये मास डेंसिटी है इसकी। किस तरह से हमें पता चल रहा है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम है, तो ये मास डेंसिटी है, कितनी लिखी हुई है, 918 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, is maintained in equilibrium under the combined influence of its weight and a downward uniform electric field of magnitude E is equal to this। कह रहे हैं कि उसका वेट और एक और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने दी हुई है, दो फोर्सेस जो है वो उसके ऊपर एक्ट कर रही हैं। तो अगर मैं उसको बनाऊं, ठीक है, ये डाउनवर्ड का मतलब ये है कि डायरेक्शन जो है ना उसकी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड, यकीनन ये प्लस है, तभी प्लस से माइनस जो है ना उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये वाली प्लेट माइनस है और ये वाली प्लेट जो है वो प्लस है। तो अब ऑयल का जो ड्रॉप होगा उसका तो वेट हमें पता है कि वो नीचे की तरफ ही होगा, तो यकीनन जो फोर्स लगनी चाहिए इलेक्ट्रिक फोर्स वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगनी चाहिए। और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कब लगेगी, जब ये नेगेटिव होगा ऑयल ड्रॉप। तो यहाँ से हमें थोड़ी लॉजिक से भी हमें समझ में आ रहा है कि यकीनन ये इलेक्ट्रॉन, ये जो ऑयल ड्रॉप है ये नेगेटिव होगा, तभी ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की डायरेक्शन में होती है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपर डायरेक्शन में होनी चाहिए। अगर ये प्लस चार्ज होता तो हम कहते हैं कि ये मूव करता किस डायरेक्शन के अंदर, नीचे की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी नीचे की तरफ होती, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे की तरफ होती, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं आता। इक्विलिब्रियम में कब आता है, जब दोनों के दोनों फोर्सेस बैलेंस हो गई और ये यहाँ पर रेस्ट में आ गया, सस्पेंड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आगे हमसे पूछ क्या रहे हैं, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज ऑन द ड्रॉप, ठीक है। हमसे जो है वो कह रहे हैं कि आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम करें, या ऑयल के ऊपर जितना भी चार्ज है वो मालूम करें, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं, चार्ज के ऑयल ड्रॉप के ऊपर जो चार्ज है वो मालूम करें, और उसको इन टर्म्स ऑफ ई भी मालूम करें कि इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में वो कितना है। तो एक्सप्रेशन जो मैंने पीछे फॉर्मूला जो बताया था वो यही बताया था कि जब बैलेंस इक्विलिब्रियम आ गया तो उसका मतलब ये हुआ कि दो तरह की फोर्सेस हैं और उनकी डायरेक्शन अपोजिट है और बराबर है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका वेट जो है नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है, एम जी, और उसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्यू ई, लेकिन क्यू जो है वो हम नेगेटिव रखेंगे, क्यों, क्योंकि ये अभी इलेक्ट्रॉन मतलब अपोजिट हैं ये एक दूसरे के, ठीक है, अभी तो हमें पता ही नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, तो ये अपोजिट है, तो ये एक दूसरे के प्लस, एक तरफ प्लस आएगा एक तरफ माइनस आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमें मास चाहिए, मास हमें गिवन नहीं है लेकिन हमें डेंसिटी भी गिवन है और रेडियस भी गिवन है ऑयल ड्रॉप का, और उसका जो वॉल्यूम होता है एक स्फेरिकल ड्रॉप का वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से जो है ना वो हमें उसका मास पता चल जाएगा, तो इसकी जगह पर, मास की जगह पर मैंने ये वाला फैक्टर रख दिया। जी की वैल्यू भी पता है, ई की वैल्यू भी गिवन है, वैल्यूज पुट अप करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज है, वैसे भी लॉजिकली नज़र आ रहा है कि इट शुड बी नेगेटिव, और आर्गुमेंट्स के ज़रिए भी आप माइनस लिख के वहाँ पर बता सकते हैं, और यहाँ पर अगर आप माइनस निगलेक्ट करना चाहें, ठीक है, और तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा आपको सिर्फ, और आर्गुमेंट्स के ज़रिए आप माइनस बता दें कि हाँ भाई नेगेटिव होना चाहिए, या फिर ऐसे कर लें इसको, ये भी तरीका ठीक है। तो हमें पता चल गया कि क्यू के ऊपर कितना चार्ज है ये, लेकिन अब हमसे कह रहे हैं कि आप इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करें, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे कि हम नंबर ऑफ चार्ज पता करें कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस चार्ज इसमें मौजूद हैं। तो जब हम इसको इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर पता चल जाएगा कि हाउ मैनी चार्जेस आर देयर, तो हमें पता चल गया कि एग्जैक्टली 3 चार्जेस
3 नेगेटिव चार्जेस एग्जिस्ट ऑन द ड्रॉप। इतनी फील्ड के अंदर 3 नेगेटिव चार्जेस हैं जो कि उसको बैलेंस कर रहे हैं। अच्छा जनाब, अब उसके बाद एक सेकंड पार्ट भी वो कुछ कहते हैं, देखते हैं इसको क्या कह रहे हैं। Drop is exposed to a radioactive source that emits electrons. अच्छा, वो जो ड्रॉप था वो इसमें बैलेंस था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, लेकिन अब हमने क्या किया कि कोई रेडियो एक्टिव सोर्स हमने यहाँ पर रख दिया आसपास, तो उसके अंदर से बीटा पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हो गए। तो वो स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स आ गए और फिर क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आर कैप्चर्ड बाय इट, यानी कि ऑयल ने मजीद 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने ऊपर ले लिए। कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द ड्रॉप। तो अब क्या हुआ कि ये मजीद जो है ना, इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स मजीद और आ गए। तो अब आप एक्सेलरेशन मालूम करें कि इसकी एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगी। अच्छा देखें, जब हमारे पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी पहले वाले पार्ट के अंदर, तो हमने सिंपली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया था, ये जो फॉर्मूला हमारे पास था, और हमने कहा था कि ये जो है अभी तो हरकत ही नहीं कर रहा है, कोई एक्सेलरेशन नहीं कर रहा है, इसका वेट नीचे की तरफ है और इलेक्ट्रिकल फोर्स ऊपर की तरफ है, तो ये यहाँ पे अभी रेस्ट में मौजूद है, तो दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं। वहां से हमने जो भी चीज़ मालूम करनी थी वो फाइंड कर ली। लेकिन अब अगर मजीद उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, पहले 3 इलेक्ट्रॉन थे तो अब 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो टोटल चार्ज जो हो गया वो 5e हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले इलेक्ट्रॉन 3 थे अब 5 हो गए, तो 5 होने से यानी यहाँ पर चार्ज बढ़ने से जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो भी तो बढ़ेगी और चार्ज जो है वो ऊपर हरकत करना शुरू कर देगा। अब ये बैलेंसिंग थोड़ी बाकी रहेगी। अब ऊपर वाली फोर्स ज्यादा हो गई और नीचे वाली फोर्स जो है वो क्या हो गई, कम हो गई। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन है वो उसकी है वेट की वजह से, डाउनवर्ड है तो उस वजह से मैंने माइनस रख दिया है, प्लस ऊपर वाली जो एक्सेलरेशन है वेक्टोरियली मैं इसको ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ऊपर वाली जो एक्सेलरेशन है वो कैसे पता चलेगी, टोटल चार्ज E डिवाइडेड बाय m, क्योंकि यही वाला फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन मालूम करने का, चार्ज की एक्सेलरेशन मालूम करने का। ठीक है, पीछे मैंने बताया था। तो वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर है तो मैंने उसको ऊपर रख दिया। ठीक है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो वेक्टर भी मैं साथ में लगा लेती हूँ, मुझे अमूमन वेक्टर फॉर्म में प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता है। तो अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास जो है पूरा सॉल्व होने के बाद ये आंसर आ जाएगा जे डायरेक्शन के अंदर। यानी अब इलेक्ट्रॉन ने अगर किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स सॉरी अगर ऑयल के ड्रॉप ने किसी तरीके से और मजीद चार्जेस कैप्चर कर लिए तो वो अब सस्पेंड नहीं रहेगा हवा में, बल्कि वो अब ऊपर की तरफ हरकत करना शुरू कर देगा और बहुत तेज़ी के साथ 6.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ इस न्यूमेरिकल के अंदर तो ये लोग ये कह रहे हैं कि कोई रेडियो एक्टिव सोर्स मौजूद है, लेकिन बैकग्राउंड में हमेशा रेडिएशंस मौजूद होती हैं। और अगर हमने किसी तरीके से ऑयल को सस्पेंड करने में कामयाब भी हो गए हैं तो थोड़ी देर के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है ना फिर खुद ब खुद ऊपर जाना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी इर्द गिर्द जो कॉस्मिक रेडिएशंस, बैकग्राउंड रेडिएशंस मौजूद हैं वो जो है हमारे इर्द गिर्द एयर्स को आयनाइज कर देती हैं, और बाय चांस अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन भी चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन भी चले गए, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, तो आप देख रहे हैं कि कितनी हाई एक्सेलरेशन के साथ में ये ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा ऊपर वाली प्लेट में। तो दिस इज वेरी वेरी सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए जो है ना वो आप सिंगल चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो मालूम कर सकते हैं। ये मिलिकन एक्सपेरिमेंट कहलाता है। इसकी तस्वीर भी जो है ना मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। ये देखें, यहाँ पर एक चैम्बर है और इस चैम्बर में ये जो है एटोमाइजर है, यानी यहाँ से हम ऑयल्स को स्प्रे कर रहे हैं, बहुत ही दूर दूर ड्रॉपलेट्स इसके स्प्रे कर रहे हैं। अभी तक तो ये सारे के सारे जो ड्रॉपलेट्स थे ना ये न्यूट्रल थे, ये चार्ज नहीं थे।
अच्छा, फिर क्या हुआ कि हमने उसको नीचे की तरफ गिराया, एक होल क्रिएट कर दिया और ये जो है ना एक प्लेट हमने कर दी पॉजिटिव, ये देखें ये पॉजिटिव कर दी, और जो नीचे वाली एक प्लेट है ब्लू कलर की इसको हमने नेगेटिव कर दिया और इसके साथ में हमने वेरिएबल पोटेंशियोमीटर हमने लगा दिया, तो ये वेरिएबल वोल्टेज है बेसिकली, ठीक है। यहाँ से हम वोल्टेज वेरी कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं मजीद कि ये कुछ ड्रॉप जो यहाँ पर गिरेंगे, हम यहाँ से एक्सरे या कोई और रेडिएशंस जो है डाल के इन ड्रॉप्स को चार्ज कर देते हैं और हम यहाँ से वोल्टेज वेरी करते जाते हैं। अगर जो है वो हम वोल्टेज वेरी करेंगे तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दो प्लेट्स के दरमियान है और इनके वेट की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, वो वाले जो हमारे चार्ज पार्टिकल हैं वो सस्पेंड हो जाएंगे, ठीक है। और ये सारा कुछ हम जो है वो माइक्रोस्कोप के जरिए ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं। ये मिलिकन एक्सपेरिमेंट बहुत मशहूर है, इसके जरिए इसने जो है वो ये बात पता की थी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ये चार्जेस जो होते हैं क्वांटाइज्ड होते हैं। सबसे छोटा जो चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम जो है वो होता है। और ये एक सेकंड न्यूमेरिकल है, इसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर बता देती हूँ। इसमें इन अ पर्टिकुलर अर्ली रन मिलिकन्स ऑब्जर्व्ड दैट फॉलोइंग मेजर चार्जेस अमंग अदर्स अपीयर्ड एट डिफरेंट टाइम्स ऑन अ सिंगल ड्रॉप। उसने ये देखा कि एक ही ड्रॉप मैंने अभी भेजा है लेकिन उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस अपीयर हो रहे हैं भाई। कभी उसके ऊपर ये चार्ज अपीयर होता है, कभी ये, कभी ये, कभी ये, कभी ये। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? अभी मैंने आपको बताया बैकग्राउंड में रेडिएशन मौजूद होती हैं। अगर अच्छी तरह वैक्यूम क्रिएट नहीं किया हुआ है, उसमें कुछ ना कुछ रेडिएशन की वजह से गैस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आयनाइज हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑयल के अंदर चला जाएगा और उसका चार्ज जो है वो चेंज हो जाएगा। तो उसने ये देखा कि ये सिंगल ड्रॉप के ऊपर ही चार्ज वेरिएशन जो है वो अकर हो रही है। फिर उसने इस डाटा को एनालाइज किया। अच्छा, आपसे सवाल ये है कि व्हाट वैल्यू फॉर द क्वांटम ऑफ चार्ज ई कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम दिस डाटा। यहाँ से हमें कैसे पता चल रहा है कि हम ये जो चार्ज है उसका जो मिनिमम मैग्नीट्यूड है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम भी हो। ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए, इसको आप लोग सॉल्व करें, आप लोग खुद एनालाइज करें कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं कि उसका जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रॉन का वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 ही है, क्वांटम, ठीक है। सबसे छोटा क्वांटा जो है, सबसे छोटा मैग्नीट्यूड जो है चार्ज का वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 ही है। ये आपको जो है वो पता करना पड़ेगा। डाटा को एनालाइज करें खुद ही से, सब्ट्रैक्ट करें, रेशो लें, जो भी लेना है वो करें और पता करें। और मुझसे शेयर करिएगा, ये आप व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मुझसे शेयर करिएगा। अच्छा, यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है। यहाँ पर जो है वो हमने देखा कि अच्छा भाई, हम किसी भी चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो हरकत कर सकता है, ठीक है। और वो एक्सेलरेट कर सकता है। अगर हम किसी भी चार्ज को हरकत करवाना चाहें तो हम एक्सेलरेट करवा सकते हैं। इसके भी बहुत फ़ायदे होते हैं चार्ज को हरकत करवाने के लिए। मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाते हैं और वो जब हमारे सैंपल के ऊपर जाके टकराता है और वापस आता है रिफ्लेक्ट होके, तो वो हमें उस स्पेसिमेन की इमेज जो है वो बना देता है। तो एनर्जी या एक्सेलरेशन जो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की, और उसके ज़रिए जो है वो हमें बहुत फाइन इमेज जो है वो मिल रही होती है। और बेइंतहा एप्लीकेशंस हैं। कैथोड रे ट्यूब के अंदर भी हम इलेक्ट्रॉन गन रखते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक्सेलरेट करवाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन स्क्रीन से आके टकराता है तो स्क्रीन पे जो है वो हमें इमेज, फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर हमें इमेज मिलती है और हम उसको देखने के काबिल होते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। हर जगह पर हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवा के उसकी एनर्जी से फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से ज़रूरी नहीं है कि हम इलेक्ट्रॉन को हरकत करवाएं। एक एग्जांपल मैंने आपको मिलिकन एक्सपेरिमेंट की दी। इसने इलेक्ट्रॉन को हरकत नहीं करवाया, इसने जस्ट बैलेंस करवाया इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर।
वहाँ से उसने बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो है वो हासिल किए हैं। और इस एक्सपेरिमेंट को अगर प्रैक्टिकली हम मॉडिफाई करते चले जाएं तो ये इतना सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट है कि इसके अंदर हम क्वार्क्स के चार्जेस भी जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक मेरा स्टार्ट हो रहा है, वो है कि अगर मेरे पास एक सिंगल चार्ज नहीं है बल्कि अगर एक डायपोल है और उसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखूं तो फिर जो है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किस तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, तो पहले ही मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। दो चार्जेस होते हैं और इलेक्ट्रिक डायपोल अगर उसके अंदर दो इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस हों सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट साइन के, तो उसकी डायपोल मोमेंट को हम किस तरीके से लिखते हैं, P इज इक्वल टू क्यू डी। तो यहाँ पर अभी मैंने देखें, अभी भी मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड ली है ये कांस्टेंट फील्ड ले ली है, ये एक्सटर्नल फील्ड है और ये कांस्टेंट फील्ड है, यूनिफॉर्म है हर जगह पर। और इस फील्ड की जो डायरेक्शन है वो मैंने डिफाइन कर दिया है, ये देखें एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो फील्ड की डायरेक्शन जो है वो मेरी एक्स एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है। और मैंने इसको किसी तरीके से रख दिया है, ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, एक डायपोल को मैंने रख दिया और इसकी जो डायरेक्शन होगी डायपोल की वो माइनस से प्लस की तरफ होगी। अच्छा, अब क्या होगा कि ये जो प्लस चार्ज है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी, और कैसी फोर्स लगेगी, प्लस पे हमें पता है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगती है, वो वहीं मूव करता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ये देखें यहाँ पर। लेकिन नेगेटिव फोर्स, नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो किस तरफ लगेगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ जाने की कोशिश करेगा। ये जो फोर्स लग रही है इलेक्ट्रॉन के ऊपर और इसके ऊपर, ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, बराबर हैं, और इनकी डायरेक्शन भी हमें नजर आ रही है कि ऑपोजिट है। तो जो, लेकिन इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है। ये इस पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, इसके ऊपर फोर्स यहाँ लग रही है। तो अब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो लीनियर डायरेक्शन के अंदर, ये जो हमारा सिस्टम है यानी कि डायपोल, वो लीनियर डायरेक्शन के अंदर मूव नहीं करेगा बल्कि वो रोटेट करना शुरू कर देगा। ये कपल है कि अगर फोर्सेस जो हैं वो अ, इस तरह से ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही हों कि उनका पॉइंट ऑफ एक्शन सेम ना हो, इस के ऊपर अलग पॉइंट पे लग रही है या अलग पॉइंट पे, तो फिर वो कपल फोर्सेस कहलाती हैं, वो रोटेट करवाती हैं। ठीक है, तो अब ये रोटेट करना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी की पूरी एनालिसिस से हमें समझ में आया कि जब हम किसी भी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो रोटेट करता है, और इस रोटेशन को, इस टर्निंग इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, टॉर्क। ठीक है, कि वो रोटेट करना शुरू कर दिया उसने। इसका सेंटर ये है, अगर इन दोनों के दरमियान जो है वो टोटल डिस्टेंस d है, तो सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, d/2। तो अब यहाँ पर हम टॉर्क का एक्सप्रेशन लिखते हैं। अगर, अच्छा, अब ये वाली अगर मैं फोर्स देखूं तो ये क्लॉकवाइज मोशन करवा रही है, और ये वाली फोर्स देखूं तो ये भी क्लॉकवाइज मोशन जो है वो करवा रही है। ठीक है, तो दोनों जो है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर मोशन करवा रही हैं, तो मैंने यहाँ पर दोनों की जो साइन है वो सेम रख दी है फॉर सिंप्लिसिटी। क्लॉकवाइज मोशन वैसे हमेशा हम माइनस लेते हैं, लेकिन मैंने अभी उस माइनस को निगलेक्ट कर दिया। अच्छा, सबसे पहला वाला जो मेरा पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से जो मेरा टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, F। ठीक है, और मोमेंट आर्म जो है वो किसके बराबर है, d/2 साइन थीटा के। हमें पता है टॉर्क का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, F क्रॉस d। ठीक है, या F d साइन थीटा। तो यहाँ पर जो d है, जो डिस्टेंस है, ये बेसिकली d/2 है, F d/2। तो यही चीज मैंने लिखी है, F d/2 साइन थीटा, और दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन के अंदर रोटेशन करवा रहे हैं, तो दोनों की साइन भी सेम हो गई। इन दोनों को मैं प्लस करूंगी तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ F d साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो F d साइन थीटा, ये जो F है ये बेसिकली क्या है, QE। ये यहाँ पे माइनस क्यों आ गया, QE है। ठीक है, QE मैंने F की जगह पर लिख दिया, d साइन थीटा। बिल्कुल ठीक है, आगे हम चलते हैं। ये जो Q और ये जो D है, इसको मैं क्या कर सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ P बना के,
और ई साइन थीटा, और इसको फिर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करके किस तरह से लिख सकती हूँ, पी क्रॉस ई। तो मैंने आपको एक बात ये बताई थी कि ये जो डायपोल मोमेंट है, ये बाद में जब इसकी एनालिसिस की तो पता चला कि इट बिहेव्स लाइक अ वेक्टर क्वांटिटी, और हर जगह इसने प्रूफ किया है, कहीं पी कॉस थीटा हम आ रहा होता है, कहीं पी साइन थीटा। तो हमें एक अपनी जनरल नॉलेज से अंदाज़ा है कि जब इस तरह से कोई टर्म आ रही होती है तो यकीनन ये कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हमने इसको वेक्टर मान लिया, और इसकी डेफिनेशन भी हमने डिफाइन कर दी फ्रॉम माइनस टू प्लस। तो ये जो टॉर्क है, ये हमें पता चल गया कि टर्निंग इफेक्ट जो है वो क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, वो होता है पी क्रॉस ई के बराबर। या यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगा, बल्कि वो रोटेट करेगा। ठीक है, और उसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी, उस फोर्स को हम फोर्स नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, टॉर्क। ठीक है, मतलब बहुत प्रिसाइसली हम इसको फोर्स तो नहीं कहते, लेकिन हम कहते हैं कि टर्निंग इफेक्ट बेसिकली जो प्रोड्यूस हो रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो टर्निंग इफेक्ट जो है वो क्या है, वो रोटेशन जो है वो क्या है, अमाउंट ऑफ रोटेशन, उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, पी क्रॉस ई के जरिए हम मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई कि एक सिंपल इलेक्ट्रॉन जो था, जैसे कि हमने पहले पिछले एग्जाम्पल में देखा कि अगर सिर्फ सिंपल एक पॉइंट चार्ज है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन में मोशन शुरू कर देता है। लेकिन अगर एक डायपोल हो तो डायपोल स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं करता, बल्कि वो रोटेट करता है। अच्छा, अब मैं ये बात मालूम करना चाहती हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सलाहियत है कि एक डायपोल को रोटेट करवा सके, तो मुझे कितनी एनर्जी चाहिए उस रोटेशन के लिए, मैं वो एनर्जी कैलकुलेट करना चाहती हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी खर्च करनी पड़ेगी मुझे कि मैं अपने डायपोल को हरकत करवा सकूं, रोटेट करवा सकूं। अच्छा, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फील्ड इन टर्निंग द डायपोल इज W इज इक्वल टू टॉ डॉट डी थीटा। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है, मुझे मालूम है कि वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला इजी एफ डॉट डी होता है ना। लेकिन वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की सूरत में, अगर बॉडी रोटेट कर रही है तो उस फोर्स को लीनियर फोर्स नहीं कहते हैं, उसको टॉ कहते हैं। रोटेट कर रही है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, बल्कि थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वर्क डन का फॉर्मूला जो है वो किस तरह से लिखा है, टॉ इंटू डी थीटा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे तो रोटेशन हो रही है, तो रोटेशन करवाने के लिए मुझे कितनी एनर्जी चाहिए वो मैं कैलकुलेट करना चाहती हूँ। तो टॉ डॉट डी थीटा हो गया, या मैं इसको लिख सकती हूँ कि माइनस टॉ डी थीटा। डॉट मैंने यहाँ से हटा दिया और माइनस क्यों आ गया, अगर मैं इधर गौर से देखूं तो ये थीटा की डायरेक्शन मेरी एंटी क्लॉकवाइज है, और जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो क्लॉकवाइज हो रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। इन दोनों के दरमियान जो था एंगल वो था 180 डिग्री का, तो उसकी वजह से यहाँ पर डॉट जब मैंने हटाया, टॉ डॉट डी थीटा के बजाय जब मैंने उसको लिखा टॉ डी थीटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा में कॉस 180 आ जाएगा और यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो अब जनाब ये मेरा बन गया टॉ डी थीटा। लेकिन मुझे ये बात पता है कि ये जो टॉ है ये किसके बराबर है, पी के, पी ई साइन थीटा के। यहाँ पर से मैंने पी ई साइन थीटा लिख दिया, डी थीटा लिख दिया। अब ये जो इंटीग्रल है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये एंगल के ऊपर। वेरिएबल कौन सा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को भी मैंने कांस्टेंट तस्वर किया हुआ है, डायपोल मोमेंट भी मेरा कांस्टेंट है, पी ई बाहर आ जाएगा। साइन थीटा का जब इंटीग्रल मैं लूंगी तो मेरा कॉस थीटा आ जाएगा। तो मेरे पास जो वर्क डन का फॉर्मूला बना वो ये बना, P डॉट ई, यानी मुझे कितनी एनर्जी चाहिए डायपोल को रोटेट करवाने के लिए, अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकती हूँ। अच्छा, इसकी जो है यानी कि समरी ये हो गई, कंक्लूजन ये हो गया कि डायपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रोटेट कर सकता है। उसके वो हरकत नहीं करता, लीनियर मोशन नहीं करता, वो रोटेट करता है। और उसको रोटेट करवाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है, उस एनर्जी की मकदार कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखी हुई है। अब मॉलिक्यूल, ये देखिए इसको पढ़ती हूँ मैं। A molecule of water vapor has an electric dipole moment of magnitude
P इज इक्वल टू 6.2 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। कहीं किसी जगह वाटर वेपर्स मौजूद हैं और एक वाटर वेपर का जो एक मॉलिक्यूल है उसके जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है उसकी मिकदार जो है वो ये है। हाउ फार अपार्ट are the effective centers of positive and negative charge in a molecule of H2O। कह रहे हैं कि जो H2O मॉलिक्यूल है उसका उसके जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं वो कितने दूर दूर हैं। अच्छा, मैंने आपको लास्ट टाइम भी जो है वो बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि डायपोल जो हैं वो स्ट्रेट लाइन के अंदर रखे हुए हों, थोड़े से टिल्टेड भी रखे हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, ये नेगेटिव चार्ज है, और ये हाइड्रोजन है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो अब हमें जो डायपोल की जो डायरेक्शन लेनी होती है वो कैसे लेनी होती है, माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ। तो नेट डायरेक्शन मेरी बनेगी ये। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है ये डायपोल की डायरेक्शन हो गई। और इसी तरीके से ये कह रहे हैं कि इफेक्टिव सेंटर्स जो हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के, वो आप बताइए कि उनके दरमियान जो है वो कितना फासला है। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर मेरा जो है ना वो पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल कहीं ऐसी सिचुएशन होती है कि प्लस चार्ज मेरा अंदर रखा हुआ है, ये कोई एटम है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो मेरे बाहर की तरफ मौजूद हैं। तो अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना इसका सेंटर, और जो नेगेटिव चार्जेस हैं इन पूरी डिस्ट्रीब्यूशन, इनका सेंटर जो है वो सेम सेंटर ऑफ मास है दोनों का। तो ये डायपोल की तरह बिहेव नहीं करेगा। डायपोल की तरह ये उसी वक्त बिहेव करेगा जब पॉजिटिव चार्जेस जो है ना वो अलग हो जाएं और नेगेटिव चार्जेस इस तरफ क्लस्टर बना लें। तो अब इस नेगेटिव चार्जेस का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहीं कहीं होगा, इस पॉइंट पे पर, और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास जो होगा वो यहीं कहीं होगा। तो इन दोनों के सेंटर ऑफ मास तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं डी, डिस्टेंस बिटवीन दी टू पॉइंट चार्जेस या डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के दरमियान। यानी कि अगर एक पॉइंट चार्ज नहीं है बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है, ये भी, तो फिर उसके सेंटर ऑफ मास से इसके सेंटर ऑफ मास तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम मानते हैं कि इनके दरमियान डी डिस्टेंस है। तो हमें हमसे बेसिकली यही पूछा है। तो अच्छा, अब हम निकाल लेते हैं डायपोल मोमेंट। हमें गिवन है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर दो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है सेंटर में। ठीक है, तो दूसरा हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन, और ऑक्सीजन के भी सेंटर में 8 प्रोटॉन्स होते हैं। तो टोटल पॉजिटिव चार्जेस मेरे पास कितने हो गए, 10 पॉजिटिव चार्जेस। और इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों बराबर होते हैं, तो 10 नेगेटिव चार्जेस हैं। तो खैर बहरहाल सिर्फ हमारे पास 10 चार्ज ये आ गया। डी हमें मालूम करना है। डी मालूम करने के लिए आप डी को एक तरफ रखिएगा, डी एक तरफ रखा हमने, और P डिवाइडेड बाय 10 E कर दिया। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, यहाँ पर वैल्यू पुट अप करेंगे तो ये निकल आ जाएगा इनके दरमियान इफेक्टिव डिस्टेंस कितना है। यानी कि दोनों सिस्टम्स के सेंटर ऑफ मास का दरमियान, इसका सेंटर ऑफ मास और इसका सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं लाई कर रहा होगा। ठीक है, दोनों का जो दोनों चार्ज का सेंटर इधर लाई कर रहा होगा। ये जो स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ऑक्सीजन की, इसका सेंटर ऑफ मास इधर लाई कर रहा होगा। तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी है। तो हम जो है वो इन दोनों पॉजिटिव चार्जेस को सपोज कर लेते हैं कि उसका सेंटर ऑफ मास जब यहाँ लाई कर रहा है तो इट इज़ एक्चुअली लाई हेयर। ठीक है, यही क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछा है। तो हमें पता चल गया अब मज़ीद ये कि जो डिस्टेंस है डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के अंदर वो हम किस तरीके से ले सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में ये क्या पूछ रहे हैं हमसे, ये कहते हैं कि what is the maximum torque on a molecule of water इन अ टिपिकल लेबोरेटरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। किसी भी लेबोरेटरी में हम इतनी फील्ड जो है ना वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं आराम से। अगर हम वाटर मॉलिक्यूल को उसके अंदर रख दें तो क्या वो रोटेट करेगा, और रोटेट करेगा तो मैक्सिमम कितना रोटेट करेगा। ठीक है, हम मालूम कर लेते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला हमने रखा पी ई साइन थीटा। पी की वैल्यू भी गिवन है, ई की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है, मैक्सिमम टॉर्क चाहिए।
तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा और ये जो मैक्सिमम टॉर्क है वो निकल कर आ जाएगा ये। ठीक है, यानी कि इसमें इतनी रोटेशन हो सकती है अगर मैं मैग्नेट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी लेबोरेटरी में प्रोड्यूस करूं। अच्छा ठीक है, रोटेशन हो सकती है, तो कितनी एनर्जी खर्च होगी इतनी रोटेशन करवाने के लिए? अब नेक्स्ट हमसे पूछते हैं, हाउ मच वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इन रोटेटिंग द मॉलिक्यूल इनटू अलाइनमेंट विद द फील्ड। कितनी एनर्जी खर्च हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें निकालनी है। अच्छा भाई, एनर्जी कितनी खर्च होती है एक मॉलिक्यूल को रोटेट करवाने के लिए, उसका फॉर्मूला भी हम पहले से निकाल चुके हैं, वो होता है माइनस पी ई कॉस थीटा। तो अभी यहाँ पर हमें देखना है कि पॉजिटिव चार्ज इधर रखा हुआ है, माइनस चार्ज इधर रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क कब प्रोड्यूस होता है? जब थीटा जो है वो 90 डिग्री होता है। तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि अब सॉरी, ये तो ऊपर वाला पार्ट था ना, हम नीचे वाला कर रहे हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, टॉर्क की बात नहीं कर रहे थे, हम एनर्जी की बात कर रहे थे। अब ये कह रहे हैं कि पूरा के पूरा हम डायपोल जो है वो रोटेट करवा रहे हैं और अलाइन करवा रहे हैं विद द फील्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डायपोल ऐसे रखा हुआ है प्लस माइनस और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, ये प्लस और माइनस, तो क्या होगा कि ये पूरा के पूरा रोटेट करेगा और फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होगा और इसकी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी। पूरा ये 180 डिग्री रोटेट करेगा पूरा। ठीक है, 180 डिग्री रोटेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंट में। तो यहाँ पर मैंने cos 180 जो है वो रख दिया है। 180 cos -1 होता है और ये फॉर्मूले का -1, तो ये प्लस हो गया। P की वैल्यू रखी, E की वैल्यू रखी, E ये ही वाला है जो हमारे पास गिवन था वो ही है। तो कितनी एनर्जी खर्च हो रही है एक वाटर के मॉलिक्यूल को रोटेट करवाने के लिए? वो हो रही है तकरीबन 1.9 इंटू 10 टू द पावर -25 जूल्स। ठीक है, ये एनर्जी हमें चाहिए। वेरी गुड, इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी वाटर मॉलिक्यूल ले लें तो वो रोटेट करवाने के लिए इतनी कम एनर्जी खर्च करेगा। लेकिन जब हमने प्रैक्टिकली ऐसा करने की कोशिश की कि हमने 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड दी, तो हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो तो रोटेट ही नहीं कर रहे। फॉर्मूलों से तो निकल कर आ रहा है कि वो रोटेट करना चाहिए उनको, उनके अंदर टॉर्क है, वो रोटेट करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ मसला? मसला ये हुआ कि एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, रूम टेम्परेचर हमारा होता है तकरीबन 27 केल्विन या फिर सेल्सियस, या फिर हम इसको कह सकते हैं 300 केल्विन। तो जब हम थर्मल एनर्जी निकालते हैं ना, थर्मल एनर्जी क्या होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर? अगर वाटर वेपर्स हैं, वेपर्स की हम बात कर रहे थे, तो वो रैंडम मोशन भी कर रहे होते हैं। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन भी उनके अंदर मौजूद होता है। तो वो रैंडम मोशन जो कर रहे होते हैं वो कितनी एनर्जी से कर रहे होते हैं वो हमने निकाला। के की वैल्यू, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू पुट की। ठीक है, 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 जूल्स पर केल्विन। तो टेम्परेचर हमने पुट किया 300 केल्विन, तो ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई। मुझे पता चल गया कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये रेस्ट में थोड़ी होते हैं कि हमने कहा कि अच्छा भाई ये रखा हुआ है वाटर का डायपोल और जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रखा तो वो रोटेट कर जाएगा। ये तो जब किसी रीजन के अंदर मैं वेपर्स रखूंगी तो ये तो इनके अंदर में ये तो हरकत कर रहे हैं बहुत तेजी से, उनकी हरकत को भी तो हमें कंट्रोल करना है। और उनकी हरकत की जो एनर्जी है वो कितनी है? 6.2 इंटू 10 टू द पावर -21 जूल्स। रैंडम मोशन की जो एनर्जी है इतनी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो एनर्जी है ये तो बहुत ज्यादा है। 10 टू द पावर -21 ज्यादा होता है या फिर 10 टू द पावर -25 ज्यादा होता है? 10 to the power -21 is much much bigger than 10 to the power -21.
तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस रैंडमनेस को नहीं भूलना चाहिए। प्रैक्टिकली हमें बहुत ज़्यादा हाई फील्ड चाहिए कि हम जो है वो डायपोल्स को अलाइन कर सकें। तो जब हम प्रैक्टिकली अगर हम ऐसी सिचुएशन पे जाते हैं जहाँ हमें डायपोल को घुमाने की ज़रूरत पेश आती है तो फिर हम ज़्यादा फील्ड देते हैं। मिसाल के तौर पे एक माइक्रोवेव ओवन है, वो किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है? माइक्रोवेव ओवन के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हैं वो ट्रैवल करती हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आएगी, लेकिन खैर बहरहाल इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल करती जाती है स्पेस के अंदर। तो अगर ये वाटर मॉलिक्यूल रखा हुआ है तो अभी उसके ऊपर से जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस गुजरी तो क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। फिर जो है थोड़ी देर के बाद वाटर मॉलिक्यूल जो फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, मैं इसको सही कर देती हूँ डायग्राम को ताकि ये ज़्यादा समझ आ जाए। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दूसरे मिनट में जनाब इधर हो गई। ठीक है, तो अब जो डायपोल है उस वो अब इसकी डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेगा, यानी जो वाटर है मुस्तकिल अप डाउन अप डाउन अप डाउन यानी कि रोटेट करना शुरू कर देगा। कभी यूं घूम के जाएगा, कभी वापस यूं, कभी यूं, कभी यूं, कभी यूं, कभी यूं। तो वो जो है मुस्तकिल अप डाउन हरकत करेगा क्योंकि उसके अंदर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अब आ गई है। मैंने उसके अंदर क्या किया कि वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से आया है, वाटर मॉलिक्यूल जो फूड आपने रखा है माइक्रोवेव ओवन के अंदर खाना गर्म करने के लिए, उसमें वो वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है। और क्योंकि वो डायपोल है, उसकी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में इंटरेक्ट करेगा और वो ऊपर नीचे होगा, बाकी पूरा खाना नहीं होगा। सिर्फ ये होगा क्योंकि ये डायपोल है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रोटेट करता है। इसके अंदर परमानेंट डायपोल्स होते हैं, बाकी तमाम फूड के अंदर परमानेंट डायपोल ज़रूरी नहीं है कि हों। तो अब क्या हुआ कि जो है ना वो इसकी ऊपर नीचे रोटेट करने, ऊपर नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन डायपोल्स ने बार बार रोटेशन शुरू कर दी, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। तो जब ये हरकत करते हैं तो अपने अंदर से क्या करते हैं, रेडिएशंस इमिट करते हैं या बराबर वाले एटम्स के साथ में टकराते हैं। फ्रिक्शनल फोर्सेस जो है ना वो उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और खाना हमारा जो है वो क्या हो जाता है, हीट अप हो जाता है। ठीक है, दोनों वजूहात की वजह से हमारा खाना हीट अप हो जाता है। और हम ये कहते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं, अच्छा भाई जो माइक्रोवेव ओवन है उसमें जो वेवलेंथ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, वो माइक्रोवेव ऑर्डर की होती है 10⁻⁻⁶। कैलकुलेट कर लिया मैंने उसको, तकरीबन 10⁻⁻19 जूल्स निकल रही है, यानी इट इज़ मच 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 बिगर देन दिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिक फील्ड रखी वाटर मॉलिक्यूल को रोटेट करवाने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा रखी। ठीक है, रेडियो वेव रखते हैं, रेडियो वेव जो है वो उसकी एनर्जी कम होती है एज़ कम्पेयर टू माइक्रोवेव्स। उसकी वेवलेंथ जो है वो तकरीबन 1 मीटर के ऑर्डर की होती है। तो ये उतनी एनर्जी हो गई जितना हमने प्रैक्टिकली कैलकुलेट की थी, लेकिन हमने ये बात यहाँ पर क्लेम की कि चाहिए तो 10⁻⁻25 ऑर्डर की रेडियो वेव्स की एनर्जी, रेडियो वेव्स को करना चाहिए वाटर को बी हीट, लेकिन वो करती नहीं है ऐसा, क्योंकि नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑलरेडी जो है वो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, लिहाजा उन वो जो है अपने आप को अलाइन नहीं कर पाते। तो रेडियो वेव्स जो हैं वो नहीं कर सकती, अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं वो भी कर सकती हैं। उनकी तकरीबन वेवलेंथ होती है 10⁻⁻7 मीटर्स, तो वो भी अच्छी खासी एनर्जी क्रिएट कर सकती हैं। और जब एनर्जी उनकी इतनी ज़्यादा होती है तो वो भी वाटर मॉलिक्यूल को अप एंड डाउन जो है वो ओसिलेट करवा सकते हैं। लेकिन हमारा काम माइक्रोवेव से हो जाता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आर वेरी डेंजरस टू यूज़, तो इसको हम प्रेफर नहीं करते हैं, बहुत हार्मफुल होती हैं। तो जनाब यहाँ पर मेरा टॉपिक फिनिश हो गया है। यहाँ पर मैंने आज आप लोगों को लेक्चर के अंदर बताया कि जब हम किसी भी एक पॉइंट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो एक्सेलरेट करता है,
ठीक है, एक पॉइंट हमने ये डिस्कस किया और हमने दूसरा पॉइंट ये डिस्कस किया कि अगर डायपोल को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो वो रोटेट करेगा। तो अगर आपको जो है वो रोटेशन करवानी है तो आपके पास एक परमानेंट डायपोल होना चाहिए जिसको आप रोटेट करवा सकें। तो आपको स्टडी करना पड़ेगा अच्छा कौन से मटेरियल्स ऐसे हैं जिनका परमानेंट डायपोल होता है, जैसे वाटर है, उसको आप आसानी से रोटेट करवा सकते हैं। अच्छा अब आप अगर किसी जगह पर आप एक्सेलरेट करवाना चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो फिर वहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवा सकते हैं। तो दोनों तरह के मोशन जो है वो हम लोगों ने देख लिए। यहाँ पर मैं लेक्चर जो है अपना ख़त्म कर रही हूँ, और एक जो न्यूमेरिकल मैंने आपको दिया है मिलिकन एक्सपेरिमेंट का, इसको आप लोगों ने करके मुझसे डिस्कस करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।